नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से दो सवाल कर रहा हूं। पहला, आप और आपके परिवार के सदस्य आज उस स्थान पर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं जहां पर भी आप रह रहे हैं। और दूसरा सवाल, क्या आप 10 साल पहले की तुलना में आज बेहतर स्थिति में हैं? आज आप क्या ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? दर्शकों के लिए एक बार अंग्रेजी में भी ये सवाल पूछ रहा हूं। In today's episode, I'm asking you two very simple questions. First, how safe do you and your family members to feel today in the place where you stay? And second question is, are you better off than 10 years ago in terms of safety? सवाल बिल्कुल सीधे साधे हैं, लेकिन आज का डिस्कशन थोड़ा गंभीर है और इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोग्राम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो डेटा मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं वो क्राइम रिलेटेड है। वो आपकी सुरक्षा के संबंध में है और इसमें आप ये देखेंगे कि साल दर साल ये डेटा किस तरह से आपके सामने पेश किया जा रहा है। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक नोडल एजेंसी है जो स्टेट से पूरे साल का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको कोलेट करते हैं और फिर एक एनुअल रिपोर्ट छापते हैं हर साल। ये रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में ये रिलीज की जाती है। इसमें उससे एक वर्ष पूर्व का डेटा दिया जाता है। ये जो आप रिपोर्ट का कवर देख रहे हैं, ये क्राइम इन इंडिया 2022 का है। ये रिलीज हुई थी पिछले साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में। और जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज होती है, उसके बाद कई हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इसमें से डेटा पिक एंड चूज करते हैं और अपनी तरह से वो कमेंट्स प्रेस में देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये योगी आदित्यनाथ जी के कुछ कमेंट्स हैं जो अक्टूबर महीने में छपे थे। उनके हिसाब से यूपी में लगातार क्राइम रेट घट रहा है और नवभारत क्राइम ने तो यहाँ तक कह दिया कि बुलडोजर के असर में मर्डर में 9%, तो डकैती की घटनाओं में 16% की कमी आई है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तो पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। पिछले साल फरवरी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भारत में क्राइम जो 80% घट गया है मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। क्राइम इन इंडिया को लेकर 2019 में गैलप, जो कि एक यूएस की कंपनी है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा विश्वसनीय है जहां तक सर्वे की बात आती है, उन्होंने ये एक सर्वे किया था। उसका डेटा मैं आपको आगे इसी कार्यक्रम में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जब रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं तो डेटा को कई तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक नॉर्मल क्राइम साइकिल का डायग्राम है। अब मान लीजिए किसी भी साल में 100 क्राइम हुए हैं। पुलिस ने उनमें से 80 की एफआईआर दर्ज की, 20 की नहीं। और जो 80 एफआईआर दर्ज किए गए उसमें से 60 में चार्जशीट की गई, बाकी 20 में चार्जशीट नहीं लिखी गई। अब ये जब केसेस कोर्ट में गए तो उसमें से 30 केसेस में कन्विक्शन हासिल किया पुलिस ने। तो अब आप बताइए कन्विक्शन रेट क्या होगा। हमारे हिसाब से 30/100 यानी कि जितने क्राइम हुए और जितने कन्विक्शन हुए ये 30% होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट करती है तो कन्विक्शन रेट वो चार्जशीट का रेशियो मानती है, वो 30/60 यानी कि 50% है। कितने चार्जशीट हुए और कितने कन्विक्शन हुए, इसको कन्विक्शन रेट बोलते हैं। अब आइए उससे अगले साल पर। उसके अगले साल 120 क्राइम हुए जिसमें से 100 एफआईआर लिखी गई, चार्जशीट केवल 50 केसेस में की गई और कन्विक्शन हुए 30। तो कन्विक्शन रेट 30/50 हुआ यानी कि 60%। तो पुलिस की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। वो बोलने लगे कि बहुत ज्यादा कन्विक्शन हमने किए हैं। लेकिन पीछे से अगर आप देखेंगे तो क्राइम वहां पे बढ़ गया, क्योंकि एफआईआर लिखना और चार्जशीट देना ये पुलिस का काम है।
अब ये उनके हाथ में होता है कि वो एफआईआर लिखें या नहीं लिखें। आपने देखा होगा कभी कितनी मुश्किल से एफआईआर लिखी जाती है, और चार्जशीट कितने केसेस में वो करते हैं नहीं करते हैं, ये भी एक पुलिस का फंक्शन है। तो ये अगर दो पैरामीटर ऊपर नीचे हो गए तो एंड रिजल्ट जो स्टैटिस्टिक्स है वो बदल जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऑल इंडिया क्राइम ग्राफ 1980 से 2022 तक। अब इसमें लाल लाइन जो है जिसका एक्सिस इस तरफ है वो है टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स जो हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, खासकर 2011-12 के बाद ये काफी तेजी से बढ़े हैं। और दूसरा इसी में जो प्लॉट किया है मैंने पीले लाइन, ये है क्राइम रेट पर लैक ऑफ पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे हर साल कितने क्राइम होते हैं वो यहाँ पर प्लॉटेड है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे 1980 के बाद कम हुए, सबसे कम ये 2001 के आसपास हुए, और उसके बाद ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब जहां तक मोदी जी के कार्यकाल का सवाल है, 2000 2014 लेंगे तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी तेजी भी आई है। इसका कारण भी हम जानेंगे। अब देखिए ये डेटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इस ग्राफ में मैंने भारत की पुलिस का चार्ज शीटिंग रेट दिखाया है 2011 से 2022 तक का। चार्ज शीटिंग रेट होता है कितने एफआईआर हुए और उसमें से कितने प्रतिशत की चार्जशीट की गई। 2011 से लेकर 14 तक ये लगभग 78 to 79% हमारा चार्ज शीटिंग रेट रहा है। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, एकदम से आप देखेंगे इसमें कमी आती गई। सबसे कम 2019 में ये गिरकर 67% हो गया। 2020 में ये फिर से बढ़ा था, उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन ये फिर से वापस नीचे ही आता जा रहा है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये है हमारे कोर्ट का कन्विक्शन रेट सन 2000 से लेकर 2022 तक। इसमें अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये चार्ज शीटिंग रेट का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारा कन्विक्शन रेट लगभग 40-45% के बीच में रहा है 2014 तक, और उसके बाद आते मोदी जी के आने के बाद एकदम से हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ गया है। और आपको याद होगा कन्विक्शन रेट मैंने जो बताया था डेफिनेशन, वो होता है कि कितनी चार्जशीट हुई उसमें से कितने प्रतिशत कोर्ट में उन्हें कन्विक्शन मिला। 2014 के बाद ये बढ़ता गया, 2020 में ये पीक पे आया और उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है। बट ट्रेंड यही है कि 2014 के बाद कन्विक्शन रेट हमारा जरूर बढ़ा है। तो हमारे हिंदुस्तान की क्राइम की कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारे यहाँ क्राइम्स बढ़ते गए, हमारे यहाँ पर लैक क्राइम बढ़ते गए, खासकर मोदी जी के आने के बाद। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी स्मार्ट पुलिस ऑफिसर, उन्होंने चार्ज शीटिंग कम कर दी और केवल ऐसे केसेस में चार्ज शीट करने लगे जिसमें कन्विक्शन होने का उन्हें प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आने लगी, और इस वजह से कन्विक्शन रेट बढ़ गया। तो मोदी जी के आने के बाद आप क्या ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, आपको पता होगा। लेकिन डेटा इस तरह से जरूर बन गया कि जिसे वो पब्लिक में अगर दिखाएंगे तो जरूरी ये लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में, जैसा अमित शाह जी बोलते हैं, 80% क्राइम कम हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी सहायता होती है। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें। धन्यवाद। अब मैं आपको गैलप पोल का कुछ डेटा दिखा रहा हूं। ये सर्वे हुआ था मई 2019 में, इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन है उससे जस्ट पहले हुआ था और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में हुआ।
पहला प्रश्न था कि क्या आप मोदी के कार्यकाल में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं? तो 2019 में 69% लोगों ने ये कहा था कि वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये पूरा ग्राफ है 2006 से गैलप ने ये पब्लिश किया है। 2008 के आसपास ये पीक पे था जब 74% लोग अपने को सुरक्षित मानते थे। तो ये 70% के आसपास एवरेज ही बना रहा है। सबसे कम 2014 के शुरू में ये 52% पर नीचे आ गया। उसी प्रश्न का रीजन वाइज एनालिसिस गैलप ने फिर पब्लिश किया। मध्य भारत में 64% लोग सुरक्षित अपने को मानते थे। पूर्व में 78% जो सबसे हाईएस्ट फिगर था। पश्चिम में 69%। नॉर्थ में सबसे कम था, केवल 60% लोग अपने को सुरक्षित मानते थे। और साउथ में ये 75% था। तो ईस्ट और साउथ में सबसे ज्यादा लोग अपने को सुरक्षित मानते थे 2019 में। इस प्रश्न के रिस्पांस का मेल फीमेल ब्रेकअप भी गैलप ने पब्लिश किया है। ऑन द एवरेज मेल इन इंडिया दे फील सेफर। जो मेल लोग हैं वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जब आप कंपेयर करते हैं लेडीज के साथ। 2019 में 73% मेल अपने को सुरक्षित मानते थे और 65% लेडीज अपने को सुरक्षित मानती थी। और आखिरी प्रश्न जो गैलप ने पब्लिश किया है वो ये था कि मोदी के कार्यकाल में स्थानीय पुलिस और सेना में विश्वास आपका बढ़ा है या नहीं? तो इसके जवाब में आप देखेंगे कि सेना में विश्वास काफी बढ़ा है, वो 94% था। और पुलिस में केवल 75% लोगों ने ऐसा बोला कि उनका विश्वास बढ़ा है। लेकिन 2014 के बाद पुलिस में विश्वास का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा बढ़ा है। अब अंतिम सेक्शन में मैं आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट का क्राइम डेटा दिखाऊंगा। मैंने रीजन्स हमेशा की तरह डिवाइड कर लिए हैं। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स और सिक्किम, ईस्ट में वेस्ट बंगाल उड़ीसा, हिंदी बेल्ट में सारी हिंदी हार्टलैंड, इसमें दिल्ली भी है। उत्तर भारत में चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जेएनके और लद्दाख। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और बाकी सारी स्टेट वो साउथ में आती हैं। साउथ इंडिया में ये 8 स्टेट्स हैं। टोटल 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का मैं डेटा दिखा रहा हूँ। टोटल क्राइम इन इंडिया ये धीरे धीरे 2018 के बाद ये बढ़े हैं। ये 30 लाख के ऊपर 30-35 लाख की रेंज में थे। अब थोड़ा सा 35 लाख के ऊपर भी चले गए हैं। 2020 ऐसा साल था जहां पे ये क्राइम बहुत ज्यादा थे, खासकर दक्षिण भारत में। और इसका रीजन ये था कि कोविड के दिनों में दक्षिण में बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था कोविड के नॉर्म्स। तो जो भी उसका उल्लंघन करता था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी। और ये और कहीं ज्यादा भारत में नहीं हुआ था। थोड़ा सा पश्चिम में भी ये कोविड के नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उत्तर में बिल्कुल नहीं हुआ था। ये है क्राइम रेट का ग्राफ 2018 से 2022 तक। क्राइम रेट होता है कि पर लैक ऑफ पॉपुलेशन कितना क्राइम हुआ है। तो इस पैरामीटर से आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो हिंदी बेल्ट में 2018 में 223 पर लाख क्राइम्स हुए थे, ये बढ़कर 2022 में 253 हो गया। इसी तरह दक्षिण में 279 थे जो बढ़कर 320 हो गया। हिंदी नॉर्थ में 240 था, ये 254 हो गया। वेस्ट में 260, ये 257 था, बीच में 325 तक पहुंचा था। तो सीधे सीधे निष्कर्ष यही है कि पिछले 5 सालों में क्राइम बढ़ता गया है इंडिया के अंदर। एक चीज और जान लीजिए कि जब हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं तो दिल्ली में क्राइम कहीं अधिक है किसी भी और राज्य के मुकाबले। यहाँ पर ये लाल रंग में मैंने दिल्ली का डेटा दिखाया है। प्रति लाख यहाँ पे 1500, 1200, 1400 ये रेंज में क्राइम हो रहा है दिल्ली के अंदर।
और नीचे जितने भी आप ये देख रहे हैं ग्राफ, ये अन्य स्टेट्स हैं जो दिल्ली के मुकाबले बहुत ही कम है। अब अन्य स्टेट्स में क्राइम रेट तो कम है, लेकिन ये भी थोड़ा सा चौंका देने वाला डेटा है। इस ग्राफ के और या इस डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में क्राइम हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा है, जो यहाँ पे मैंने पीले रंग में दिखाया है। ये 350 के ऊपर प्रति लाख है। उसके बाद जो स्टेट आती है वो है राजस्थान। इसमें 250 से 260 300 के बीच में है, यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश हरे रंग में है, जो नीचे है। उत्तराखंड उससे भी कम है, बिहार भी कम है। अब इस बात की पुष्टि तो जो लोग वहां रह रहे हैं वही बताएंगे, लेकिन जितना मेरे को पता है, और जब भी हम मध्य प्रदेश या राजस्थान गए हैं तो वो यूपी से ज्यादा मेरे को वहां पे सेफ्टी नजर आई है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा आपको अंत में ये डेटा थोड़ा सा ध्यान से आप और देखिए। ये वही डेटा है, ग्राफ दूसरी तरह ड्रॉ किया है। इसमें मध्य प्रदेश ये ऊपर है पीले रंग में, जो ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद राजस्थान है, ये भी ऊपर गया, नीचे आया, फिर बढ़ रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर यूपी और बिहार। बिहार नीले रंग में है, यूपी हरे रंग में। आप अगर ध्यान दें तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चली आ रही है 2018 से 2021। कोई चेंज नहीं है क्राइम रेट में। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि इस तरह से आपको कोई नेचुरल प्रोसेस का डेटा इस तरह से आए कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। मैंने बाकी स्टेट्स का डेटा हटा दिया है, केवल यूपी, बिहार और झारखंड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप देखेंगे 153.5, 156, 155, 154, 4 साल निरंतर ये लगभग एक सी वैल्यूज हैं। इसी तरह बिहार में भी है, और पिछले साल ये थोड़ी सी बढ़ी हैं। अब ये मानना बहुत ही कठिन है कि एक तरफ दिल्ली में 1400 से 1500 प्रति लाख क्राइम रेट है, और आप गाजियाबाद और नोएडा आएंगे तो वो 150 रह जाता है। ऐसा बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से एनसीआरबी की रिपोर्ट में पिछले 2-3 सालों से ये एक लाइन जुड़ गई है। ये काफी अजीब सी लाइन है। States/UTs may not be compared purely on the basis of crime figure। यानी कि जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जो क्राइम का डेटा है वो आप लेके उनको कंपेयर ना करें। ये लाइन एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2020, 2021 और 2022, ये इन 3 रिपोर्ट्स में है। उससे पहले ये लाइन वहां पर नहीं होती थी। ये एक तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बोल रहा है कि हमारे डेटा पर आप विश्वास ना करें। तो अगर विश्वास ना करें तो वो उन्हें बताना चाहिए कि हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कैसे कंपेयर करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।